और हम आपको बता दें, अब से ठीक 3 बजे में आरुषि मर्डर केस में फैसला आ जाएगा। 3 बजे ये जो मर्डर मिस्ट्री है ये सुलझ जाएगी। आरुषि और हेमराज का मर्डर किसने किया, ठीक 3 बजे ये फैसला आ जाएगा। 5.5 साल लग गए इस फैसले को आने में। तमाम दौर से गुजरा ये पूरा मामला। दिलचस्प बात ये रही कि जो परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटकता रहा, उसी इंसाफ पर अपने बेटी और नौकर को मारने का आरोप लगा है। और कुछ ही देर बाद गाजियाबाद की सीबीआई अदालत इस पूरे मामले में अपना फैसला सुना देगी। तलवार दंपति के दोषी होने या न होने पर थोड़ी ही देर में 3 बजे फैसला आ जाएगा। गाजियाबाद की सीबीआई की विशेष अदालत में से फैसला आना है। हम आपको यह भी बता दें कि इस फैसले ने, इस पूरे केस को अगर देखा जाए तो सवाल कई उठे हैं। मसलन क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई व्यक्ति प्रभावशाली है तो वो किस तरह से केस की जांच को भटका सकता है, केस को अपने तरीके लाने के लिए तमाम कोशिशें कर सकता है। और यहां तक कि पावरफुल व्यक्ति केस को दबाने की और इसमें डीले करने की भी ताकत रखता है। जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जो कानूनी पेचीदगियां हैं, उनका इस्तेमाल किस तरह से कोई प्रभावशाली व्यक्ति कर सकता है, इस केस में यह साफ जाहिर होता है। क्योंकि एक के बाद अगर देखें, पहले पुलिस के पास यह मामला गया, उसके बाद सीबीआई के पास गया, फिर सीबीआई की दूसरी टीम ने इसको जांच पड़ताल की, लेकिन उसके बाद सबूत के अभाव में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहना पड़ा कि आप क्लोजर रिपोर्ट को ही चार्जशीट मान लीजिए, और उसके बाद यह मामला आगे बढ़ा। और आखिरकार आज इस पूरे मामले पर फैसला कुछ ही देर बाद आ जाएगा। रुमान उल्लाह खां गाजियाबाद सीबीआई विशेष अदालत के ठीक बाहर से मेरे सामने है। रुमान, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि 3 बजे का समय दिया गया है, आरुषि और हेमराज को किसने मारा? देखिए, बिल्कुल 3 बजे का समय दिया गया है और 3 बजे अदालत ये साफ कर देगी कि आरुषि और हेमराज का हत्यारा कौन है। हत्यारे के चेहरे पर से नकाब हटने वाला है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से पूरे मामले में उलटफेर हुआ है, नोएडा पुलिस से लेकर सीबीआई के पास तक आते आते दिसंबर 2010 को सीबीआई ने इसमें क्लोजर रिपोर्ट तक लगा दी थी, लेकिन उस क्लोजर रिपोर्ट को अदालत ने चार्जशीट बना दिया और चार्जशीट के बाद फिर ट्रायल शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत ने यही सवाल पूछा था कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस एनफ हैं, फिर आखिर ट्रायल क्यों नहीं चलाया जा रहा है। क्योंकि जिस घर के अंदर हत्या हुई थी, हत्या की रात उस घर के अंदर 4 ही लोग मौजूद थे, जिनमें से 2 की हत्या हो गई और इसके अलावा बाकी 2 लोग घर के अंदर मौजूद रहे। घर के अंदर जागने के सुराग मिले क्योंकि इंटरनेट का राउटर ऑन और ऑफ किया गया था, और इसके साथ ही ना तो कोई घर के अंदर से बाहर गया, ना ही बाहर से अंदर आया। तो फिर आखिर हत्या कौन कर गया, ये एक बड़ा सवाल है। और यही सबसे बड़ा एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है जो राजेश तलवार और नुपुर तलवार के खिलाफ जाता है। इसके अलावा और भी कई ऐसी चीजें हैं जो कि सीबीआई ने अपने तरफ से अदालत के सामने रखी। जाहिर तौर पर सीबीआई ने साफ तौर पर बताया कि राजेश तलवार हत्या नहीं करना चाहते थे आरुषि तलवार की। राजेश तलवार को घर के अंदर आहट महसूस हुई और उस समय वो आरुषि के कमरे में गए। वहां पर हेमराज और आरुषि साथ में थे। राजेश तलवार गुस्से में गोल्फ स्टिक उठाकर लाए और उसके बाद हेमराज के सिर पर उससे वार कर दिया। दूसरा वार जब हेमराज के सिर पर किया, उस समय हेमराज नीचे गिर चुका था और वो वार आरुषि के सिर पर लगा। आरुषि बेड पर गिर गई। इतने में नुपुर तलवार भी आई और जब नब्ज चेक की गई तब आरुषि दम तोड़ चुकी थी, जिसके बाद जमीन पर पड़े हुए हेमराज को घसीटकर ऊपर ले जाया गया और उसके बाद फिर सबूतों को मिटाने की कोशिशें शुरू हुई। बिल्कुल, हेमराज के गले को छत पर ले जाकर सर्जिकल ब्लेड से काटा गया। इसके बाद नीचे आने के बाद बिल्कुल रुमान, सबसे बड़ी बात ये थियोरी जो है अब कोर्ट के सामने, जाहिर तौर पे कुछ ही देर पे फैसला आएगा इस पूरे मामले पे। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे मामले को देखकर ये लगता है कि इस देश में क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ट्रेनिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर्स और साथ ही साथ कोई प्रभावशाली व्यक्ति अपने प्रभाव का इस्तेमाल केस को और कानून की बारीकियों का फायदा उठाने के लिए किस तरह से कर सकता है, इस पूरे मामले से दिखाई देता है। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इन्वेस्टिगेशन के तरीके पर उठता है, सबूत उठाने के तरीके पर उठता है। क्योंकि जिस रात आरुषि की हत्या हुई थी, अगले दिन सुबह में खबर आई थी और हम भी वहां पहुंचे थे। हमें ड्राइंग रूम तक जाने दिया गया था, लेकिन उसके बाद हमें भी बाहर दिया गया था। वहां पर नॉर्मल तरीके से पुलिस ने लाश का पंचनामा किया था। राजेश तलवार से पुलिस ने ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के बारे में पूछा। राजेश तलवार ने पुलिस से कहा कि हेमराज कहीं निकल जाएगा, इसलिए समय बर्बाद न करें, हेमराज को पकड़ें।
रस्म अदायगी के तौर पर वहां से लाश को ले जाया गया और उसके बाद तमाम मीडिया ने यही खबर चलाई थी कि भरोसे का कत्ल करके नौकर फरार हो गया है। लेकिन अगली सुबह जब जो एक्स डीएसपी उनके दोस्त थे वो वहां पर पहुंचे और हेमराज की लाश को छत से बरामद किया गया। सबसे बड़ा सवाल ये कि उसी समय पर फॉरेंसिक टीम को क्यों नहीं बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को क्यों नहीं बुलाया गया। और जब हेमराज की लाश ऊपर से मिली तब राजेश तलवार और नुपुर तलवार आरुषि की अस्थियों को लेकर हरिद्वार जा चुके थे। उनको रास्ते में सूचना दी गई लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आए, एक दिन बाद लौट कर आए। इतने में सबूत मिटाने का पूरा मौका मिला है, हालांकि कत्ल नहीं मिल पाया क्योंकि ये बात साफ है कि अगर किसी की हत्या हुई है तो दो चीजें साबित करनी होती है, मोटिव और आलाए कत्ल। रुमान, सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो थ्योरी उस समय पुलिस बता रही थी लगभग उसी तरह की थ्योरी को आज सीबीआई ने कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सामने रखा है। यानी उस दौर में भी प्राइवा फेसाई पुलिस को यह शक था कि इसमें परिवार ही कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि दरवाजे खुलने की कोई बात नहीं थी, कोई बाहर से किसी व्यक्ति के जबरदस्ती आने का कोई घटनाक्रम नहीं हुआ था जो पुलिस ने शुरुआती जांच की थी। और अब भी जाके जो सीबीआई ने जो थ्योरी रखी है वो कुछ इसी तरह से रखी है। देखिए, बिल्कुल नोएडा पुलिस ने बाकायदा राजेश और नुपुर तलवार को गिरफ्तार करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया था जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि ये ऑर्डर किलिंग की गई है राजेश तलवार की तरफ से, जिसके बाद ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। अरुण कुमार के नेतृत्व में ये पूरी जांच चली, जिसके बाद फिर कहानी के अंदर राजकुमार, विजय मंडल और कृष्णा जो कि 3 नौकर थे वो सामने आए, उनका नार्को टेस्ट हुआ और फिर लगातार खबर इस तरह से घूमी कि नौकरों के ऊपर शक जा रहा है। लेकिन एक एक करके तमाम नौकर जमानत पर छूटते चले गए और उसके बाद आज तक उनका कोई पता नहीं है, जिसके बाद फिर क्लोजर रिपोर्ट 2010 में दाखिल की गई सीबीआई की तरफ से, दिसंबर 2010 में। और जब अदालत ने फटकार लगाई और कहा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बहुत हैं, इसको ट्रायल पे क्यों नहीं लिया जा रहा है इस केस को, उसके बाद फिर सीबीआई की दूसरी टीम ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो कुछ उसी तरीके से सीबीआई की कार्यशैली पर भी लगे, क्योंकि सीबीआई को जो कि अदालत के सामने सीबीआई को इस देश की एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहा जाता है, लोगों का विश्वास है सीबीआई पे। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले पे सीबीआई का रवैया सामने आया, क्योंकि 2010 में जब क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलवार दंपति की क्लोजर रिपोर्ट को भी चार्जशीट के तौर पर देखा जाए। मेरे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ धर्मेंद्र यादव साहब हैं, आप सीनियर एडवोकेट हैं। धर्मेंद्र आर्या जी मेरे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। शीबा असलम प्रेमी जी हैं, एडिटर इंडिया शिक्षा मिशन से हैं। और मनोचिकित्सक निशा खन्ना मेरे साथ जुड़ेंगी। धर्मेंद्र आर्या जी, मेरा पहला सवाल आपसे, आपको लगता है कि हमारी जो जांच की जो क्वालिटी है, इन्वेस्टिगेशन की जो क्वालिटी है, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स की ध्यान देने की जरूरत है, और सबसे बड़ी जरूरत है कि प्रभावशाली व्यक्ति जांच की निष्पक्षता पे कहीं ना कहीं सवाल ना खड़ा कर सके, दबाव ना बना सके, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। देखिए, दरअसल बात यह है, ये तो मैं मानता हूं कि हमारे देश के अंदर जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है उनकी क्वालिटी बहुत पुअर है। उनको किसी प्रकार की जो है प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, साइंटिफिक वे में जो है होना चाहिए ये उनको नहीं सिखाया गया। यही कारण है कि आज जो है एक्विटल रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, 94% तक भी हमारे कई केसेस के अंदर जो है एक्विटल जा रही है। उस सर्कमस्टांसिस के सारा का सारा श्रेय जो जाता है ये जो है पुअर क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। बिल्कुल, जितना मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारे जो है सब इंस्पेक्टर तो लेवल ये मौका है, ये घड़ी है उन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के लिए या हमारी प्रीमियर एजेंसीज के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि आपको रेगुलर ट्रेनिंग देनी होगी। देखिए, क्योंकि जो आरोपी है वो आपको जांच से भटकाने की कोशिश करेगा, उसका जो सोचना है वो जरूर वो अपने आप को बचाने की हर संभव कोशिश करेगा। आप उसको दरकिनार करके अपनी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। दरअसल बात यह है कि जो है इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस तो अपना लगाते ही लगाते हैं, वो अलग बात है। क्योंकि जहां पर ये कहा गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, चाहे कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो इन्फ्लुएंशियल है या नॉन इन्फ्लुएंशियल है, वो सारे के सारे कानून के सामने बराबर है। जब भी कोई ऐसी घटना होती है उस सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है हमें सबसे पहले जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और जिस तरीके से आज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। साहब, यही सवाल हम उठा रहे हैं कि अब जरूरत है इनको ट्रेन करने की। कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, मेरे मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। 3 बजे फैसला आएगा इस मर्डर मिस्ट्री पे और किसने मारा आरुषि और हेमराज को, ये साफ हो जाएगा। कुछ पलों के लिए रुके हैं, जल्द हाजिर होते हैं, आपकी हिम्मत चाहिए। फैसला
फैसला आ जाएगा। 3 बजे का समय दिया गया है और ये मर्डर मिस्ट्री जिसको 5.5 साल लगे सुलझाने में, एक लंबी जिरह का वक्त लगा 15 महीने में, और गाजियाबाद की सीबीआई अदालत कुछ ही देर में इस मामले में फैसला सुना देगी और साफ हो जाएगा कि आरुषि और हेमराज का मर्डर किसने किया। हालांकि आरोप जो लगे हैं उसके माता पिता पे लगे हैं, लेकिन कुछ ही देर पे ये फैसला आ जाएगा। लेकिन जो बुनियादी सवाल इस पूरे मामले को लेकर उठ रहे हैं, 5.5 साल क्यों लगे, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैमिली जो है, तलवार दंपति जो है, वो केस को डिले करने में तमाम अपनी ताकत लगा रही है, और साथ ही साथ सीबीआई, पुलिस, इन सब के ऊपर भी सवाल उठे क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी 8 अक्टूबर 2013 को। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इसको फिर से छानबीन किया गया और जिस निष्कर्ष और जिस थ्योरी पे सीबीआई पहुंची, बहुत कानूनी जानकारों को हैरानी होती है कि ये तो एक तरह से सीधा साधा केस था, फिर इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया गया। और कुछ ही पलों बाद आरुषि हेमराज पर आने वाला है फैसला। हमारे सहयोगी रुमान उल्ला खान गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत के बाहर से खड़े हैं, हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र आर्या साहब सीनियर एडवोकेट बने हुए हैं, शीबा असलम फेमी एडिटर इंडिया शिक्षा मिशन बनी हुई है, और निशा खन्ना मनोचिकित्सक। रुमान, आपका रुख करना चाहेंगे, बस कुछ ही पलों का इंतजार है इस फैसले के आने में। रुमान, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए, शीबा असलम फेमी जी, गंभीर आरोप लगे कि न सिर्फ उन्होंने अपनी बेटी को बल्कि अपने नौकर को भी मार डाला, उनको उन्होंने आपत्तिजनक स्थिति में देखा। अभी जो सीबीआई ने अपनी जो बात रखी है कोर्ट के सामने, किस तरह से आप इस पूरे प्रकरण को देखती है? 5.5 साल लग गए। देखिए, हमारा जो पूरा वैल्यू सिस्टम है, जो मोरालिटी है, ठीक है, वो एक बहुत पुराने हार्डवेयर की तरह है जिसमें हमारा आज का डेमोक्रेटिक सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। इस तरह की अगर हम ये मान लें कि ये थ्योरी सही है कि भाई इन्होंने उनको आपत्तिजनक स्थिति में देखा, तो उसका एक रिस्पॉन्स सिर्फ ये हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, काउंसलिंग नहीं हो सकता है, उसमें किसी भी तरह का वो रिफॉर्म नहीं ला सकते हैं। बजाय इसके इसको अपनी इज्जत से जोड़ना और इसमें बिल्कुल भभक उठना, ये उस वजह से है कि हमारा वैल्यू सिस्टम जो है सदियों से हमें यही बताता है, और हमारा कानून भी ये कहता है कि ऐसी परिस्थितियों में अगर कुछ हो जाता है तो वो थोड़ा रिलैक्स करता है ऐसे मामले को। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो पुराना वैल्यू सिस्टम है वो हार्डवेयर है जिस पर आज का डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो काम नहीं करते। निशा खन्ना मनोचिकित्सक भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। निशा जी, इस पूरे मामले को आप देखिए, बेटी को मारने का आरोप जो है माता पिता पे लगा है और कुछ ही देर में इसमें फैसला आ जाएगा। कुछ ही देर में हमारे साथ निशा खन्ना भी जुड़ेंगी। रुमान उल्ला खान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रुमान, बस कुछ ही देर का इंतजार है इस मर्डर मिस्ट्री में फैसला आने को लेकर। हाँ बिल्कुल, कुछ ही मिनट का इंतजार है क्योंकि 3 बजे अदालत ने कहा है कि 3 बजे वो अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले 2 बजे अदालत को अपना फैसला सुनाना था। राजेश तलवार, नूपुर तलवार अदालत में मौजूद हैं और जो कोर्ट परिसर है वहां पर सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। काफी भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किया गया है और 3 बजे सबकी निगाहें अब अदालत पर टिकी हुई है, सीबीआई विशेष अदालत पर, कि आखिर वो क्या फैसला सुनाती है। और खासकर जो जज फैसला सुनाने वाले हैं उनका रिटायरमेंट भी शायद इसी महीने है और उनके जीवन का ये सबसे बड़ा फैसला होगा। रुमान, अगर मिस्टर लाल की हम बात करें, देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्ट से कन्विक्शन रेट सबसे ज्यादा रहा है। इस कोर्ट में जो भी केस आए हैं उसमें कन्विक्शन रेट किसी भी सीबीआई के दूसरी विशेष अदालतों के मुकाबले इस कोर्ट के अंदर कन्विक्शन रेट सबसे ज्यादा रहा है और जाहिर तौर पर काफी ज्यादा सख्ती से वो इस पूरे मामले में पेश आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अदालत में यहाँ पर गाजियाबाद विशेष सीबीआई कोर्ट में ट्रायल के बीच से ही राजेश तलवार और नूपुर तलवार लगातार कभी गवाहों को बुलाने की बात को लेकर, कभी नौकरों राजकुमार विजय मंडल और कृष्णा के नार्को टेस्ट को सबूत के तौर पर अदालत को पेश करने को लेकर अपनी रिट्स और पिटीशन यहाँ पर लगते रहे हैं और इसके अलावा यहाँ से रिजेक्ट होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगाते रहे हैं। तब भी अदालत ने उनको फटकार लगाई थी कि आखिर क्या ये टाइम कंज्यूम करने की कोशिश है, अदालत का वक्त क्यों बर्बाद किया जा रहा है, और बहुत जल्दी उन्होंने सुनवाई की है। जितनी तेजी से स्पीड से हो सकती थी हियरिंग, उतनी स्पीड से यहाँ पर हियरिंग हुई है और इसी वजह से बहुत जल्दी ये दिन आ गया है जब फैसला होने वाला है। थोड़ा आप रुमान हमें बता सके कितने सबूत जो है वो सीबीआई की ओर से रखे गए थे, कितने सबूत तलवार दंपति की ओर से रखे गए थे, और कहा यह भी गया था जो नए सबूत वो चाहना चाहते थे क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए, उसे कोर्ट ने इनकार कर दिया था।
देखिए बिल्कुल सीबीआई की तरफ से सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस रखे गए थे। उस ड्राइवर की गवाही हुई है जिसने रात को आखिरी बार उन लोगों को घर पर देखा था जब घर पर राजेश तलवार, नुपुर तलवार, हेमराज और आरुषि मौजूद थे। इसके अलावा सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस रखे गए थे। हालांकि गोल्फ स्टिक जिसका जिक्र सीबीआई ने किया था उसकी फॉरेंसिक जांच में ना तो फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं और ना ही उस पर ब्लड स्टेन्स पाए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही जो कमरे की हालत थी और जो सर्कमस्टेंसेस थे, हालांकि राउटर का स्विच का ऑन ऑफ करना, ये तमाम चीजें सीबीआई की तरफ से रखी गई थी और इन तमाम कड़ियों को सीबीआई ने जोड़ा था, जिसमें सीबीआई ने पूरी कहानी बताई थी कि आखिर किस तरीके से ये हत्याएं की गई और उसके बाद फिर सबूतों को मिटाने के लिए चादर बदली गई, आरुषि के कपड़े बदले गए, उसकी लाश की सफाई की गई और हेमराज की लाश को छत पर ले जाकर डंप किया गया जिसके ऊपर कूलर का पैनल रख दिया गया और जो चादरें थी और जो ब्लड स्टेन थे उसको दो घरों के बीच में जो दीवार थी वहां पर छुपाया गया। जाहिर तौर पर सीबीआई ने पूरे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस रखे हैं और सबसे बड़ी जो बात है वो सीबीआई की तरफ से यही है कि 4 लोग घर में, 2 की हत्या हो गई, कोई बाहर से नहीं आया, कोई बाहर से अंदर नहीं गया, फिर आखिर हत्या कौन कर गया। हालांकि राजेश तलवार और नुपुर तलवार की तरफ से कई इस पूरे मामले में सवाल उठाए गए हैं। आलाए कत्ल की बात की गई है और जिस गोल्फ स्टिक की बात की जा रही है या जिस सर्जिकल ब्लेड की बात की जा रही है वो आज तक, उसका पता आज तक नहीं लग पाया। देखिए बिल्कुल, जब सीबीआई के हाथ में ये पूरा मामला आया था, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को करीब से देखा, एक खूनी पंजा जो छत पर लगा हुआ था उसको काट कर वो टाइल का टुकड़ा सीबीआई अपने साथ ले गई थी, लेकिन उसमें फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल पाए थे। हालांकि ये पता चल गया था कि ए बी पॉजिटिव वो ब्लड ग्रुप है जो कि हेमराज का है। हथियार की बात अगर की जाए तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया था कि आरुषि और हेमराज के गले को काटने का तरीका एक ही जैसा है, एक ही हथियार से काटा गया, या तो सर्जिकल ब्लेड हो सकता है या फिर कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन उसकी तलाश के लिए सीबीआई की टीमों ने जो पूरा जलवायु विहार था उसके आसपास के तमाम नालों, तमाम गटर्स की सफाई की और उसके अंदर खोजने की कोशिश की, लेकिन वो हथियार नहीं मिल पाया। और चूंकि 5.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लोहे का वो ऑब्जेक्ट था वो गल चुका हो। निशा खन्ना मनोचिकित्सक भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। निशा जी, यहाँ एक परिवार पे अपनी ही बेटी को मारने का आरोप लगा, जैसा कि शिबा जी कह रही थी, अगर उस स्थिति में उन्होंने उसे देख भी लिया था तो आप किस तरह से देखती हैं इस माइंडसेट को कि आप अपने गुस्से पे काबू नहीं पा पाए? देखिए, ये बहुत मैं इसे एक मानती हूँ कि अगर रेज में आकर, गुस्से में आकर, क्रोध के आवेश पे आकर कोई भी इंसान ऐसा कर सकता है, चाहे वो फादर ही क्यों ना हो। ये डिपेंड करता है किस टेम्परामेंट को इंसान बिलोंग करता है। अगर वो गुस्से वाला इंसान है, डोमिनेटिंग इंसान है, तो ऐसा बहुत ही एक साधारण सी बात है। और जहाँ तक अगर सिचुएशंस को देखा जाए जो कि डिफरेंट टीवी चैनल्स पर, न्यूज़पेपर्स पर दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पहले से कुछ चल रहा था, ही वॉज अवॉइडिंग। जहाँ की मैंने टीवी चैनल्स पर सुना है मिस्टर तालवार का बयान भी, तो वहाँ पर जब उन्होंने सीबीआई को स्टेटमेंट दिया था तो उसमें भी उन्होंने कहा था मेरे हेमराज के साथ संबंध कुछ अच्छे नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये आता है, अगर उन दोनों में कोई रिश्ता था तो ऐसा रिश्ते के बारे में वो जानते थे और शायद उनको शक था, तो इस वजह से यह वो हेमराज की हरकतों से ऑलरेडी वाकिफ थे। तो कई बार हम अवॉइड करते हैं किसी चीज को और अपने गुस्से पर, क्रोध पर काबू नहीं पा पाते, ये बहुत असाधारण बात है। उस चीज को अगर हम ध्यान में रखें कि वो एक फादर है या मदर है। मैसेज यहाँ पर ये, अगर निशा जी आपकी थ्योरी पे हम बात करें, मैसेज यहाँ पर अगर आपको किसी व्यक्ति पर शक है उसे आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपके घर में एक लड़की है। देखिए, अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग, आई थिंक सो, अगर बात करें डिपेंडेंसी की, तो जैसा कि हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और वर्किंग पेरेंट्स है, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो अपने वर्कर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वर्कर्स पर जब हम डिपेंडेंट होते हैं, हमें लगता है कि हमें कोई अच्छा और जल्दी से नौकर नहीं मिल सकता है, तो कई बार जो नौकरों की है बदतमीजियों को बर्दाश्त करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है बच्चे भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो ये केस कहीं ना कहीं इस तरह भी एक हमें हाईलाइट करता है कि बच्चे भी आजकल माँ बाप की बात को कितना सुनते हैं और कितना जायज है। निशा खन्ना, मेरे साथ संगीता पूरे फिल्म एक्ट्रेस भी जुड़ी हुई हैं मुंबई से। संगीता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को 5.5 साल लग गए, हालांकि इसमें तमाम उतार चढ़ाव आते रहे, इन्वेस्टिगेशन